नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी और डीबीएफ का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए तैयारी हम कर रहे हैं और हम आपके लिए हर अल्टरनेट डे पे एमसीक्यू के सेट लेके आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अच्छे बैंकर बनना चाहते हैं, आप महत्वाकांक्षी हैं, तो आपको वैसी कोशिश भी करनी पड़ेगी, वैसा उपाय भी करना पड़ेगा। आप जानते हैं गुनगुने पानी से भाप का इंजन नहीं चलता, उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस का खौलता हुआ पानी चाहिए। इसलिए आपको भी सक्सेस चाहिए, तो आपको सक्सेस के लिए वैसे ही प्रयास करने होंगे और हम इन प्रयासों में आपकी मदद कर रहे हैं। हम हर अल्टरनेट डे पे आपको वीडियो दे रहे हैं, एमसीक्यू दे रहे हैं, ताकि आप कंटेंट को अच्छे से समझ सकें। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हमारी वीडियो लाइब्रेरी को भी आप रेफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन, इन द केस ऑफ ए लोन अगेंस्ट प्लेज। देखिए, यहां बात हो रही है प्लेज के बारे में। अलग अलग सिक्योरिटी पे अलग अलग चार्ज लगते हैं। मैं आपको नटशेल में समझा देता हूं। वैसे तो मैंने वीडियो लाइब्रेरी में सारी डिटेल दी हुई है, फिर भी आपको समझा देता हूं। हाइपोथिकेशन क्या होता है, प्लेज क्या होता है और असाइनमेंट क्या होता है, ये तीन में बेसिकली क्या फर्क है। असाइनमेंट, ओके, ताकि आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, जहां पे सिक्योरिटी कस्टमर के पास है और उसका ओनरशिप भी कस्टमर के पास है, ठीक है ना। जहां पोजीशन भी कस्टमर के पास है, ओनरशिप भी कस्टमर के पास है, सिर्फ चार्ज बैंक का है, वहां चार्ज आपका कहलाएगा हाइपोथिकेशन। जहां पे ओनरशिप तो कस्टमर के पास है परंतु सिक्योरिटी बैंक के पास है, वहां कहलाएगा प्लेज। और जहां फ्यूचर इनकम की हम बात करते हैं, वो कहलाएगा आपका असाइनमेंट। अब मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे आपने कार खरीदी बैंक के लोन से, तो कार की ओनरशिप भी आपके पास है, कार का पोजीशन भी आपके पास है, परंतु चार्ज बैंक का है, हाइपोथिकेशन कहलाएगा। ऐसे ही स्टॉक जो है, स्टॉक आप ही के पास रहता है, आप ही के पोजीशन में रहता है, परंतु चार्ज उस पर बैंक का रहता है। तो ऐसी सिक्योरिटी, मूवेबल सिक्योरिटी आपकी हाइपोथिकेशन कहलाएगी। दूसरी बात करते हैं प्लेज की। प्लेज में देखिए क्या होता है, ओनरशिप आपके पास है परंतु रखेगा इसको बैंक। जैसे आप गोल्ड लोन लेते हैं तो गोल्ड कहाँ रहेगा, बैंक के पास में रहेगा। आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र के अगेंस्ट में लोन देते हैं, तो वो विकास पत्र कहाँ रहेंगे, बैंक के पास में रहेंगे। तो ऐसा चार्ज कहलाएगा आपका प्लेज। जहां पे सिक्योरिटी बैंक के पास रहती है वो प्लेज कहलाएगा, और जहां सिक्योरिटी ओनर के पास रहती है वो कहलाएगा हाइपोथिकेशन। दोनों मूवेबल एसेट्स पे है, ठीक है। और तीसरा है असाइनमेंट, जहां फ्यूचर इनकम होती है। जैसे हम एजुकेशन लोन देते हैं तो स्टूडेंट की जो इनकम आएगी फ्यूचर में, उसको हम असाइन कर लेते हैं आज की डेट में। तो या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसका भी पैसा फ्यूचर में मिलेगा। तो ऐसी जो सिक्योरिटी है उस पर चार्ज आएगा आपका असाइनमेंट। तो यहां हम बात कर रहे हैं प्लेज के बारे में। देखिए, प्लेज में क्या होता है, प्लेज में पोजीशन पासेस ऑन टू द बैंक। मैंने बताया ना, बैंक के पास पोजीशन आ जाएगा, बैंक रखेगा। मैंने गोल्ड लोन लिया तो गोल्ड बैंक के पास रहेगा। ओनरशिप रिमेन विद द कस्टमर, ओनरशिप कस्टमर के पास रहेगी। बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं, आंसर है आपका बी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, द पर्सन रिसीविंग द गुड्स एज ए सिक्योरिटी मे इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट ब्रिंग ए सूट अगेंस्ट द पाउनर। देखिए, पाउनर क्या होता है पहले तो आप ये समझिए। देखिए, दो वर्ड हैं पाउनर, 1 सेकेंड, PAWNOR, और एक है पाउनी। ये क्या होते हैं, पाउनर, पाउनी। जहां प्लेज है वहां पे देने वाला जो है वो तो कहलाएगा पाउनर, यानी बेलर जो है देने वाला, वो तो कहलाएगा पाउनर। और जिसको दिया जा रहा है, जैसे गोल्ड लोन की बात करें हम, गोल्ड लोन में गोल्ड कौन दे रहा है, बोरोवर। तो बोरोवर तो हो गया आपका पाउनर, और किसको दे रहा है, बैंक को दे रहा है, तो बैंक हो गया आपका पाउनी। ओके, क्लियर। अब देखिए, ब्रिंग ए सूट अगेंस्ट द पाउनर, ये पाउनर के अगेंस्ट में सूट कर सकता है क्या बैंक, अगर गोल्ड लोन ही दिया है समझिए, यस कर सकता है। रिटेन द गुड्स अंडर द लीन, जो उसके पास लीन है या प्लेज है सिक्योरिटी, उसको अपने पास रिटेन कर सकता है, यस कर सकता है जब तक पैसा नहीं देगा। सेल गुड्स आफ्टर गिविंग नोटिस, उसको नोटिस देके बेच भी सकता है। तो ये सारे काम पाउनी कर सकता है, यानी बैंक कर सकता है प्लेज के केस में, ठीक है।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, व्हेन ए की कैश क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू ए कस्टमर द डिलीवरी। देखिए आपने कैश क्रेडिट तो सुना होगा, की कैश क्रेडिट शायद आपने ना सुना हो। की कैश क्रेडिट में क्या होता है, जो गुड्स रहती हैं, जो स्टॉक रहता है, उसकी चाबी गोडाउन की बैंक के पास रहती है। ये की जो है बैंक के पास में रहती है, तो ऐसा कैश क्रेडिट की कैश क्रेडिट कहलाता है। ऐसे में जो गुड्स की डिलीवरी होती है वो एक्चुअल होती है। जब बरोवर को वहां से गुड्स निकालनी है तो उतना पैसा जमा करेगा और वो गुड्स निकाल लेगा। ना तो नोशनल होती है, ना वर्चुअल होती है, ना कंस्ट्रक्टिव होती है। ऐसे में गुड्स की डिलीवरी होती है आपकी एक्चुअल। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको सारे कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। देखिए छोटे वीडियोज में मैं बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपको नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। अगर आप एक्चुअल में इसको समझना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो लाइब्रेरी को भी रेफर कर सकते हैं। एबीसी कंपनी हैज प्लेस सम गुड्स। एबीसी कंपनी ने कुछ गुड्स प्लेज किए बैंक के साथ में विद योर बैंक। दे हैव नॉट पेड द सम बोरोड अगेंस्ट द प्लेज। प्लेज के अगेंस्ट में जो लोन लिया वो पे नहीं किया। बैंक इज अबाउट टू सेल द गुड्स टू ए थर्ड पार्टी। अब बैंक सेल करेगी, निश्चित बात है, ऑन ए वेरी गुड प्रॉफिट। अब जो सेल कर रही है उसमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। समझिए गोल्ड लोन ही है, मैं तो एक ही लेके चलता हूं, गोल्ड लोन। व्हेन द कंपनी ऑफिशियल ब्रिंग सफिशिएंट मनी टू कवर द आउटस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक विल नॉट गेट एनी प्रॉफिट ओवर एंड अबव द ड्यूज इफ दे आर अलाउड टू पे नाउ। व्हाट शुड द बैंक डू। देखिए एक बात समझिए, अगर ड्यू डेट से पहले कस्टमर अपना सारा ओवर ड्यू विद इंटरेस्ट पे कर देता है तो बैंक को किसी भी हालत में राइट नहीं बनता है किसी की गुड्स को सेल करने का प्लेज के अंदर। ठीक है, तो यहां पे बैंक को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका सवाल नहीं है। बैंक को उसकी गुड्स को वापस लौटाना पड़ेगा अगर उसने ड्यूज पे कर दिया है या उसने पार्शियली ड्यू पे किया है, जितना ओवर ड्यू था उतना पे कर दिया है, तो बैंक उसको सेल नहीं कर सकता। तो देखिए बैंक शुड सेल टू थर्ड पार्टी एज देयर इज ए प्रॉफिट, बिल्कुल गलत है, बैंक सेल कर ही नहीं सकता। बैंक शुड अलाउ द कंपनी टू क्लोज द लोन एज कस्टमर्स इंटरेस्ट इज ए हायर मोटिव देन प्रॉफिट फॉर द बैंक। यहां कहीं कहा नहीं है इसमें कि वो क्लोज कर रहा है, उसने कहा ड्यूज जो है उसने डिपॉजिट कर दिए हैं। बैंक शुड एक्सेप्ट द ड्यूज फ्रॉम एबीसी कंपनी एंड रिलीज द गुड्स एज दे हैव ए राइट टू रिडेम्पशन बिफोर द एक्चुअल सेल एज पर सेक्शन 177 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए आंसर इस केस में बी भी ठीक लगता है, परंतु सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट क्योंकि यहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कही गई है, सेक्शन की बात कही गई है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। कंपनी का पूरा राइट है, जैसे ही उसने ओवरड्यू या ड्यूज पे कर दिए उसके बाद वो गुड्स को बैंक से ले सकता है, रिलीज करा सकता है, क्योंकि ऐसा अंडर सेक्शन 177 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है। द डिस्क्रिप्शन लाइज विद द बैंक गलत है, तो आंसर आएगा आपका सी। ओके, मैं समझता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन ए बैंक लेंड्स अगेंस्ट प्लेज ऑफ गुड्स टू ए लिमिटेड कंपनी। एक लिमिटेड कंपनी को बैंक ने लेंड किया है प्लेज ऑफ गुड्स पे, ठीक है, लिमिटेड कंपनी। चार्जेज ऑन द गुड्स, देखिए हैज टू बी रजिस्टर्ड विद आरओसी, बिल्कुल ठीक बात है, आरओसी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। नीड टू बी रजिस्टर्ड, बैंकिंग प्रैक्टिस नहीं है, बैंकिंग प्रैक्टिस नहीं है। नीड टू बी रजिस्टर्ड एज द गुड्स आर इन एक्चुअल पोजीशन एंड द बैंक हैज द राइट टू सेल इन केस ऑफ डिफॉल्ट। देखिए आंसर ए भी सही है, परंतु सी आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट है। बी एंड सी दे रखा है तो ये तो गलत है, बी तो गलत है। ए और सी अगर होता तो हम दोनों को टिक कर देते, परंतु यहां सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्योंकि बैंक के पोजीशन में है गुड्स, एक्चुअल पोजीशन में है। जब आरओसी में चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो बैंक को राइट मिलेगा डिफॉल्ट के केस में उसको सेल करने का। ओके, तो आंसर कम्स सी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं हमारी डिटेल्ड वीडियो लाइब्रेरी तीनों सब्जेक्ट पे, पीपीबी, एएफबी और एलआरएबी पे हमारी वीडियो लाइब्रेरी हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है। पीपीबी में 18 घंटे से ज्यादा के वीडियो हैं, एएफबी में 16+ आवर्स के वीडियो हैं और एलआरएबी में 12 घंटे से ज्यादा की वीडियो। एलआरएबी कंपेरेटिवली छोटा पेपर है। इंडिविजुअल पेपर्स की मैंने यहां कीमत दे रखी है। हर एक पेपर में 500 से ज्यादा मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है, देखिए कॉम्बो पैक हमारा इस प्राइस में आपको उपलब्ध है जो कहीं भी नहीं मिलेगा। बेस्ट कंटेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप वीडियो देख लेंगे मॉक टेस्ट से आप पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपको 50 मार्क्स लाने एग्जाम, 50+ मार्क्स लाने एग्जाम पास करने के लिए। अगर आपके 50 नंबर आ जाते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तो आप पास कर जाएंगे। देखिए सबसे अच्छी बात यह है, हमने PDF नोट्स दिए हुए हैं जो कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आप जब तैयारी करेंगे
तब आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा एक्सीलेंट मटेरियल है, आप चाहें तो इसको रेफर कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट विच कैटेगरी ऑफ गुड्स आर कवर्ड? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कौन कौन सी कैटेगरी कवर्ड है गुड्स की? देखिए कौन कौन सी कैटेगरी कवर है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिजेंट गुड्स, सारी कैटेगरी कवर है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि जो भी गुड्स हैं, चाहे वो अभी हैं, फ्यूचर में आने वाली हैं, कंटिजेंट हैं, वो सारी गुड्स इसमें कवर होती हैं। ठीक है, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इसको दिया हुआ है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर नोन एज। जिन गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया वो स्पेसिफिक गुड्स कहलाएंगी, निश्चित बात है। गुड्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं, गुड्स अंडर ट्रांजिट, ऑल ऑफ द अबव नहीं। जिनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है, एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आइडेंटिफाई कर दिया गया ये गुड्स पे हमारा चार्ज रहेगा, तो वो गुड्स कहलाएंगे आपकी स्पेसिफिक गुड्स। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स मे बी आइदर ए सेल, एन एग्रीमेंट टू सेल, the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, price is to be paid at a later date। देखिए सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल भी हो सकती है, एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकती है, प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, उस प्रोसेस में भी हो सकती है। प्राइस अगर बाद में भी पे की गई है तो भी चलेगा, परंतु ये सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आएगा। तो आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ऐसे केस में आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील विद द सेल ऑफ, किसके साथ डील करता है? इमूल प्रॉपर्टी नहीं, मशीनरी जो जमीन से जुड़ी हुई है नहीं, ये मूवेबल में ही आएगी। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील करता है। तो ये ध्यान रखते हैं, ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं आएगा, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी आंसर आएगा। और अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ वारंटी इज नॉट फुलफिल्ड, बायर हैज द राइट अगेंस्ट द सेलर। मैंने समझिए कि एयर कंडीशन खरीदा, उसकी एक वारंटी है, तो वारंटी में मुझे क्या राइट है सेलर के अगेंस्ट में? समझो मैंने वोल्टास से खरीदा, तो वोल्टास के अगेंस्ट में मेरे राइट क्या हैं? टू आस्क फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा होता है क्या कि ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, वैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए? नहीं। टू क्लेम द डैमेजेज, ठीक है। टू डिमांड द कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, कैंसिल नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट कभी भी। टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस विच लीड टू वायलेशन ऑफ वारंटी बाय द बायर, नहीं। इसमें सिर्फ देखिए गारंटी और वारंटी में बेसिकली फर्क क्या है। वारंटी में आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं, जितने पीरियड की आपको वारंटी दी हुई है उसमें कभी भी आइटम रिप्लेस नहीं होगा, उसका रिपेयरिंग वो करके देगा। तो यहां सिर्फ आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं, तो आंसर आएगा टू क्लेम द डैमेजेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 10 क्वेश्चन का सेट था जो मैं आपके लिए LRAB के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों तैयारी करते रहिए, इसी तरह धूम मचाते रहिए। कहते हैं ना, सरदार अंजुम साहब का एक शेर है कि जिंदगी एक इम्तिहान है, इम्तिहान का डर नहीं। अभी आप इम्तिहान में बैठने वाले हैं ना, जिंदगी भी एक इम्तिहान है, तो जिंदगी एक इम्तिहान है, इम्तिहान का डर नहीं, हम अंधेरों से गुजरकर रोशनी कहलाएंगे। दोस्तों जिंदगी एक इम्तिहान है, इम्तिहान का डर नहीं, हम अंधेरों से गुजरकर रोशनी कहलाएंगे। अंधेरों से गुजरने का मतलब है हम जितनी कोशिश करेंगे, जब आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो दूसरी चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जाता, तो एक तरह से आपके चारों तरफ अंधेरा हो गया। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अंधेरों से टकरा के जाएंगे, अंधेरों से गुजर के जाएंगे, मेहनत करके जाएंगे, तो आप एक दिन रोशनी कहलाएंगे। तो मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एग्जाम की तैयारी बड़े धूमधाम से कर रहे होंगे, शोर मचा रहे होंगे, मस्त रह रहे होंगे। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।